कहानी की शुरुआत डियोगो पाउलो नाम के एक आदमी से होती है जो अपने घर में कड़ी सिक्योरिटी के बीच अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाथटब में नहा रहा होता। तभी खिड़की के शीशे को तोड़कर एक गोली उसके सर में आके लगती है, जिससे उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड चीखने लगती है। इसके बाद हम एक मोटेल में वर्थिंगटन नाम के एक अमेरिकी मरीन स्नाइपर को देखते हैं जो कि बहुत ही टेंशन में होता है और वो बार बार अपने दोस्तों की तस्वीरों को देखता है जो उसके साथ मरीन में एक साथ काम करते थे। इसके बाद वो गन को अपने मुंह में डालकर ट्रिगर को दबा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और वर्थिंगटन के फ्यूनरल पे उसका सबसे अच्छा दोस्त ब्रैंडन पैकेट आता है जो वर्थिंगटन के मौत से बहुत दुखी होता है। वहाँ पर ब्रैंडन के पास में रिचर्ड मिलर नाम का एक आदमी आता है और वो भी एक बहुत खतरनाक स्नाइपर होता है। पहले वो भी एक अमेरिकन मरीन स्नाइपर हुआ करता था, लेकिन उसका प्रमोशन हो जाने की वजह से अब वो एक रिक्रूटर का काम करता है। ब्रैंडन मिलर से पूछता है कि वर्थिंगटन ने सबसे बेस्ट स्नाइपर होने के बाद भी पता नहीं खुदकुशी क्यों कर ली। मिलर ब्रैंडन को बताता है कि हमारा काम ही कुछ ऐसा है कि कुछ लोग ही इसे झेल पाते हैं। मिलर ब्रैंडन को एक मिशन के लिए कोलंबिया के बोगोटा में जाने के लिए कहता है और वहाँ के सदर्न कमांड के ज्वाइंट फोर्स यानी कि जेटीएफ को ज्वाइन करने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर डीओडी का मल्टी सर्विस ऑपरेशन चल रहा होता है और साथ ही सदर्न हेमिस्फीयर में काउंटर ड्रग और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन भी होते हैं। मिलर उसे यह भी बताता है कि वहाँ के हेड ऑफ ऑपरेशन ब्रैंडन के डेड मास्टर गनरी सार्जेंट थॉमस ब्रैकेट है। पहले तो ब्रैंडन वहाँ जाने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो वहाँ जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद ब्रैंडन बोगोटा के नेशनल पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है जहाँ वो लोकल टीम लीडर कैप्टन हेक्टर गार्जा से मिलता है। कैप्टन गार्जा कोलंबियन ड्रग ट्रैफिकिंग के टास्क फोर्स को लीड करता था। कैप्टन गार्जा ब्रैंडन को लेकर हेड ऑफ ऑपरेशन मास्टर गनरी सार्जेंट थॉमस ब्रैकेट के पास में जाता है। ब्रैंडन अपने डैड थॉमस को देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद कैप्टन गार्जा ब्रैंडन को एक कोलंबियन कार्टेल चीफ जीसस मोरालेस नाम का एक फाइल देता है और बताता है कि ये आदमी तेल की चोरी से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और हथियार के सौदे सब करता है। मोरालेस अपने गैंग में छोटे बच्चों को शामिल करता है और यही उसकी खासियत है। वो बताता है कि मोरालेस को पिछले 10 सालों में किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि वो किसी भी शहर में एक रात से ज्यादा नहीं रुकता है और उसका नेटवर्क ऐसा है कि वो कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन पिछले 3 महीनों में उसके कई दुश्मन मारे गए हैं और उन सभी को किसी स्नाइपर ने मारा है। वो ब्रैंडन को बताता है कि 10 दिन पहले मोरालेस ने डियोगो पाउलो नाम के एक ट्रक डीलर को मरवाया था जो कि उसका जानी दुश्मन था। वो बताता है कि मोरालेस के पास में कोई स्नाइपर है जो मिलिट्री या एक्स मिलिट्री से है और वो ही मोरालेस की मदद कर रहा है। कैप्टन गार्जा वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताता है कि हमारे पास मोरालेस के कई लोकेशंस हैं और परसों हम लोग उसके एक फार्म हाउस पर हमला करेंगे जो कि शहर से 15 किलोमीटर दूर है। वो ब्रैंडन को वहाँ पर मोरालेस के स्नाइपर का सामना करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर केट एस्ट्राडा नाम की एक औरत आती है और सभी को बताती है कि प्लान में एक चेंज हुआ है और हमें परसों की जगह कल ही मोरालेस को पकड़ने के लिए निकलना होगा। यह सुनकर ब्रैंडन कहता है कि उसे और भी समय चाहिए क्योंकि उसे रिकॉन करना है, जिससे ड्रोन एनालिसिस और वहाँ की जगह के बारे में छानबीन करना है जहाँ पर उन्हें मिशन को अंजाम देना है। लेकिन केट कहती है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि मोरालेस को पकड़ने के लिए उनके पास यही आखिरी मौका है और कल मोरालेस सलाफों के पीछे होगा या मारा जाएगा। इसके बाद वो ब्रैंडन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। फिर वो दोनों एक साथ चलने लगते हैं जहाँ केट ब्रैंडन से पूछती है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हो या फिर तुम्हें किसी ने यहाँ फोर्स करके भेजा है। ब्रैंडन उसको बताता है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने सुपीरियर का ऑर्डर फॉलो करने के लिए आया हूँ। फिर केट उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहती है क्योंकि अगले दिन उन्हें मिशन पर जाना है। अब सुबह होने के बाद ब्रैंडन अपने बैकअप के लिए सैंटियागो नाम के एक आदमी के साथ जंगल में मोरालेस के फार्म हाउस की तरफ बढ़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें मोरालेस का फार्म हाउस दिखाई देने लगता है और ब्रैंडन दूर से ही वहाँ की गतिविधियों को चेक करके बाकी टीम को आगे बढ़ने के लिए कहता है। अब उनकी टीम मोरालेस के फार्म हाउस के पास पहुंच चुकी होती है और उनको दूर से ही ब्रैंडन कवर दे रहा होता है ताकि कोई भी स्नाइपर उनके ऊपर हमला न कर पाए। उनके टीम के कुछ सोल्जर फार्म हाउस के अंदर घुसने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे उनके कई सोल्जर्स मारे जाते हैं और कुछ घायल हो जाते हैं। इस ब्लास्ट में कैप्टन गार्जा भी घायल हो जाता है और केट उसे अपने पास आने के लिए कहती है क्योंकि वो एक कार के पीछे छिपी होती है। कैप्टन गार्जा केट की तरफ बढ़ने के लिए उठता है। तभी दूसरी तरफ से एक स्नाइपर को दिखाया जाता है जो कि मोरालेस का स्नाइपर एल डियाब्लो होता है। डियाब्लो कैप्टन गार्जा के पैर में एक गोली मारता है जिससे कैप्टन गार्जा नीचे गिर जाता है। कैप्टन गार्जा को बचाने के लिए केट उसकी तरफ बढ़ती है और उसे पकड़कर गाड़ी के पीछे ले जाने लगती है। तभी डियाब्लो एक और गोली चला देता है जो सीधा कैप्टन के चेहरे में आकर लगता है जिससे कैप्टन गार्जा तुरंत मर जाता है। डियाब्लो की गोली चलाने की वजह से सैंटियागो को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो ब्रैंडन को उसकी लोकेशन पर फायर करने के लिए कहता है। ब्रैंडन डियाब्लो के लोकेशन पर फायरिंग करता है लेकिन डियाब्लो बहुत तेज होता है जिससे वो बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ब्रैंडन और सैंटियागो वहाँ घायल हुए सोल्जर्स और केट को लेकर हेडक्वार्टर आते हैं। अब हेडक्वार्टर में सभी लोग एक मीटिंग करते हैं जहां होमलैंड सिक्योरिटी का स्पेशल एजेंट जॉन सैमसन भी मौजूद होता है। ब्रैंडन को बताता है कि हमें जो खबर मिली थी वो गलत थी क्योंकि मोरालेस वहां पर नहीं था और ये उन्हें फंसाने की एक चाल थी। यहाँ पर सभी को शक होने लगता है कि उनके ही डिपार्टमेंट में कोई गद्दार है जो मोरालेस को सारी खबर दे रहा है।
एजेंट जॉन उन्हें अपने मिशन में फेल होने के कारण मिशन को अबॉर्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि केट की गलती की वजह से 8 सोल्जर की जान चली गई थी। यह सुनकर ब्रैंडन मोरालिस को पकड़ने के लिए 48 घंटे का समय मांगता है और कहता है कि अगर 48 घंटे के अंदर हमने मोरालिस को नहीं पकड़ा तो हम खुद ही इस मिशन को अबॉर्ट करके यहाँ से चले जाएंगे। फिर थॉमस उन्हें मोरालिस को पकड़ने की परमिशन दे देता है और जाते वक्त वो ब्रैंडन को बताता है कि मोरालिस का स्नाइपर जो भी है वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए हमेशा चौकन्ने रहना। इसके बाद ब्रैंडन और केट को लास क्रूसेस में DEA के सेफ हाउस में भेज दिया जाता है, जहाँ उन्हें लगता है कि अब वो लोग यहाँ पर सेफ हों और उनके यहाँ होने के बारे में किसी को खबर नहीं है। दूसरी तरफ डियाब्लो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। तभी उसके पास मोरालिस फोन करता है, जो ब्रैंडन और केट के रहने वाली जगह के बारे में बताता है। इधर ब्रैंडन केट को बताता है कि मिशन के दिन डियाब्लो गार्जा को नहीं मारना चाहता था, उसका निशाना तुम थी। यह सुनकर केट बहुत गुस्से में हो जाती है और उसे बताती है कि उसे डियाब्लो से कोई मतलब नहीं है, वो बस केवल मोरालिस को पकड़ना चाहती है। केट की बात को सुनने के बाद ब्रैंडन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मोरालिस को पकड़ना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी इसी एक तरफा सोच की वजह से हमारे 8 लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद केट वहाँ से चली जाती है और उन सोल्जर्स को याद करके रोने लगती है। अब केट एक पब में जाती है और एक शराब की बोतल को मांगती है। तभी अचानक केट के पीछे से एक लड़का आता है और केट को छेड़ने लगता है, जिससे केट उस लड़की को मारती है और उसका सर फोड़ देती है। केट वहाँ से शराब की बोतल को लेकर एक टेबल पर बैठ जाती है, जहाँ केट के पास में एक आदमी आता है जिसका नाम फादर कार्लोस होता है। फादर कार्लोस उसे बताता है कि डियाब्लो बहुत ही खतरनाक स्नाइपर है और वही अकेला है जो केट को मोरालिस की जगह के बारे में बता सकता है। दूसरी तरफ सैंटियागो ब्रैंडन को इन्फॉर्म करता है कि उसे छत के ऊपर से एक स्नाइपर लेजर दिखाई दिया है। इसके बाद ब्रैंडन छत पर अपने स्नाइपर गन को लेकर पहुंच जाता है और जहां से लेजर आ रहा होता है उसकी तरफ निशाना लगा देता है। डियाब्लो भी ब्रैंडन के ऊपर निशाना लगाकर टारगेट को लॉक कर देता है। अब ब्रैंडन और डियाब्लो दोनों ये समझ चुके थे कि वे दोनों एक दूसरे पर निशाना लगा चुके हैं। इसके बाद दोनों एक साथ अपने ट्रिगर को दबा देते हैं और दोनों एक दूसरे की गोली से बच जाते हैं। ब्रैंडन डियाब्लो की गोली से बचने के लिए एक दीवार के पीछे छिप जाता है और कुछ देर तक वहीं पर पड़ा रहता है, जिससे डियाब्लो को विश्वास हो जाए कि ब्रैंडन मर चुका है। अगले दिन सुबह होने के बाद ब्रैंडन और उसकी स्क्वाड छत पर जाते हैं जहाँ पर गोली चली थी। ब्रैंडन वहाँ पर डियाब्लो की बुलेट को दीवार में फंसा हुआ देखता है। उसके बाद वो गोली को ले लेते हैं और वीडियो कॉल से मिलर को कांटेक्ट करते हैं। गोली को देखने के बाद मिलर उन्हें बताता है कि डियाब्लो ने एक स्टैंडर्ड इशू लेजर गाइडेड स्मार्ट बुलेट का यूज किया है, जिसका मतलब कि वो गोली फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी की है और इसे फायर करने के बाद वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेती है, जिससे ये अपने आप को 1 सेकंड में 30 बार रीएडजस्ट कर सकती है और करीब 2 किलोमीटर दूर अपने मूविंग टारगेट को मार सकती है। मिलर उन्हें यह भी बताता है कि सेफ हाउस अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है। नेक्स्ट सीन में मोरालिस अपने मैंसन में अपनी फैमिली यानी कि जिन बच्चों को उसने सड़क से उठाया था उनके साथ बिलियार्ड खेल रहा होता है और खेलते खेलते वो एक लड़के से हार जाता है, जिससे वो जीतने वाले लड़की के ऊपर गन को तान देता है और उसे डराने लगता है। वो लड़का गन को अपने ऊपर तना देखकर बहुत डरने लगता है। तब मोरालिस उसे बताता है कि डर आदमी को कमजोर बना देता है, इसलिए उन्हें किसी से भी डरना नहीं चाहिए। इसके बाद मोरालिस हंसने लगता है और उस लड़के से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद मोरालिस डियाब्लो को फोन करने के लिए अपने कमरे में जाता है, लेकिन डियाब्लो उसके कमरे में पहले से ही उसकी कुर्सी पर बैठा होता है। डियाब्लो उसके पास से अपनी बाकी के पैसों को लेने के लिए आया होता है, लेकिन मोरालिस उसे पैसे देने से मना कर देता है, क्योंकि डियाब्लो ने अभी तक ब्रैंडन और केट को नहीं मारा था। मोरालिस उसे अपने घर से बाहर निकलने के लिए कहता है और कहता है कि अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन केट और ब्रैंडन अपनी गाड़ी से नए सेफ हाउस की तरफ जाने लगते हैं। तभी केट के पास में कार्लोस का फोन आता है और केट को बताता है कि उसे पता चला है कि डियाब्लो की एक गर्लफ्रेंड है, जिसे डियाब्लो के बारे में सब कुछ पता है। वो केट को उसका पता मैसेज करता है और उसे सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि जहाँ पर डियाब्लो की गर्लफ्रेंड रहती है वहाँ पर मोरालिस के आदमी पूरे मोहल्ले में उसकी निगरानी करते हैं। फोन काटने के बाद केट ब्रैंडन से कहती है कि उसे अब ये पता चल चुका है कि तुम्हें इस ऑपरेशन में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम केवल उस स्नाइपर को खोज रहे हो, क्योंकि उसकी गोली उसके हुनर से बेहतर है। ब्रैंडन ये मानता है कि केट की बात सही है, लेकिन वो कुछ बोल पाता तभी उसकी गाड़ी को एक ट्रक टक्कर मार देता है। मोरालिस के आदमी उस ट्रक से निकलकर उन दोनों के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। ब्रैंडन भी उन सभी लोगों के ऊपर गोलियां चलाकर उन्हें मारने लगता है। मोरालिस के सभी आदमियों को मारने के बाद ब्रैंडन की नजर सैंटियागो पे पड़ती है, जो उनसे लड़ते हुए मारा जा चुका था। अब ब्रैंडन केट को ढूंढने के लिए गाड़ी के पास में जाता है, जहाँ उसे केट के मोबाइल स्क्रीन पे लिखे टेक्स्ट से पता चलता है कि केट डियाब्लो की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गई है। उधर केट उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर डियाब्लो की गर्लफ्रेंड रहती है। वहाँ पहुंचने के बाद केट देखती है कि उसके ऊपर कई लोग नजर रखे हुए हैं। फिर वो एक दरवाजे को नॉक करती है, से डियाब्लो की गर्लफ्रेंड मारिया दरवाजे को खोलती है और केट जब उसे अपना पुलिस बैज दिखाती है तो मारिया तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगती है। केट उसे दरवाजा बंद करने से रोकती है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद मोरालिस के आदमी आ जाते हैं और मारिया उन्हें देखकर केट को धकेल देती है। अब केट और उन लोगों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी वहां पर ब्रैंडन आ जाता है और उन लोगों पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे सभी गुंडे मारे जाते हैं।
लेकिन एक गुंडा वहाँ से बाइक लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। अब केट मारिया के पास में जाती है और उसे मारकर ज़मीन पर गिरा देती है। तभी उसकी नज़र मारिया के लॉकेट पे पड़ती है और वो उस लॉकेट को मारिया से छीन लेती है। इस लॉकेट में मारिया और डियाब्लो की तस्वीर होती है, जिसे वो लोग अपने हेडक्वार्टर में भेज देते हैं, जिससे वो लोग अपने डेटाबेस के माध्यम से डियाब्लो के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सकें। ब्रैंडन फोन से अपने डैड को बताता है कि मोरालेस को हमारे ही डिपार्टमेंट का कोई आदमी खबर दे रहा है और जब तक हमें उस आदमी के बारे में पता नहीं चल जाता तब तक मैं और केट एक सीक्रेट जगह पर छिपे रहेंगे। उधर हेडक्वार्टर में सैमसन इस पूरी स्थिति से तनाव में आ जाता है और ब्रैंडन के पिता से कहता है कि आपने अपने बेटे को इस ऑपरेशन के लिए बहुत अधिक छूट दे रखी है और ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। उधर ब्रैंडन को केट एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर कार्लोस रहता था। केट कार्लोस से ऐसी जगह के बारे में पूछती है जहाँ पर उनके छिपने की खबर किसी को पता न चल पाए। फिर कार्लोस उनको लेकर एक सेफ जगह पर जाता है जहाँ ब्रैंडन कार्लोस से पूछता है कि मोरालेस के साथ में और कौन कौन है। कार्लोस उसे बताता है कि मिनिस्टर से लेकर बिजनेसमैन और बुरे से बुरे लोग सब उसके साथ हैं, इसीलिए वो सेफ है। ये सुनकर केट कहती है अगर हम लोग मोरालेस के आदमियों को मारना शुरू कर दें तो मोरालेस और उसका स्नाइपर बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएंगे और कोई न कोई गलती जरूर कर देंगे। फिर वो कार्लोस से मोरालेस के आदमियों तक उन्हें पहुँचाने के लिए कहती है। अगले सीन में मोरालेस के आदमियों की लाश पूरे शहर में दिखाई देने लगती है और इन लोगों के साथ में मोरालेस का बैंकर भी मारा जाता है। इन सभी लोगों को मारने के पीछे ब्रैंडन का हाथ होता है। अब मिलर ब्रैंडन के डैड को फोन करता है और बताता है कि ब्रैंडन बेकाबू हो गया है, लेकिन उसके डैड को ब्रैंडन की जगह के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है जिससे उसको रोका जा सके। अब शाम को कार्लोस और ब्रैंडन बाहर घूमने के लिए जाते हैं जहाँ ब्रैंडन कार्लोस को अपने दोस्त वर्थिंगटन के बारे में बताता है और कहता है कि कहीं मैं भी उसी की तरह खुदकुशी न कर लूँ, क्योंकि मेरे पास पछतावे के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। फादर कार्लोस उससे कहता है कि एक रास्ता है, तुम्हें अपने कामों के लिए खुद को माफ़ करना होगा, क्योंकि मैंने भी कई लोगों को मारा है और पहले मैं क्या था उस पर मुझे गर्व नहीं है, पर अब मैं बदल गया हूँ और तुम भी बदल सकते हो, क्योंकि तुम भी इस पापित दुनिया में एक इंसान हो, इसलिए अब प्रायश्चित ही काम आ सकती है और पाप को पुण्य से ही मिटाया जा सकता है। इसके बाद डियाब्लो और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो अपने घर में सो रहे होते हैं। तब उनके पास में मोरालेस आ जाता है और उनके ऊपर गन तान देता है। मोरालेस अपने आदमियों के लगातार मरने की वजह से डर गया होता है और वो डियाब्लो को उसके बाकी पैसों को दे देता है और कहता है कि अगर उसने ब्रैंडन और केट को मार दिया तो इससे भी ज्यादा पैसे देगा। उधर हेडक्वार्टर में सैमसन और ब्रैंडन के डैड थॉमस डियाब्लो के बारे में मिली जानकारी को बताने के लिए मिलर को वीडियो कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि डियाब्लो का असली नाम एनरिक है और वो एक डिफेंस स्नाइपर रह चुका है। वो मिलर को बताते हैं कि 9 महीने पहले डियाब्लो वेनेजुला से कोलंबिया आया था, लेकिन बॉर्डर पार करने के बाद उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सैमसन मिलर से कहता है कि ब्रैंडन और केट को मिशन से वापस बुला लिया जाए ताकि सिचुएशन और न बिगड़ने पाए। सैमसन की बात सुनने के बाद मिलर कहता है कि ब्रैंडन और केट अपना काम कर ही रहे हैं तो हमें उन्हें कुछ और समय देना चाहिए। फिर मिलर की बात सुनने के बाद सैमसन वहाँ से नाराज होकर बाहर चला जाता है। उधर डियाब्लो केट और ब्रैंडन के लोकेशन के बारे में जानने के लिए मोरालेस के एक आदमी को कुछ पैसे देता है। फिर वो आदमी डियाब्लो को बताता है कि उन दोनों की मदद एक कार्लोस नाम का आदमी कर रहा है जो एक चर्च में फादर है। दूसरी तरफ केट और ब्रैंडन फादर कार्लोस से मिलने के लिए जाते हैं क्योंकि कार्लोस ने उनको रात के 10 बजे मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन जब केट कार्लोस को मिलने के लिए फोन करती है तो कार्लोस फोन को रिसीव नहीं करता है, जिससे उन दोनों को कुछ शक होने लगता है और वो दोनों वहीं पास में ही एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं। और अब वे ये समझ चुके होते हैं कि उनके आसपास कहीं डियाब्लो मौजूद है, इसलिए ब्रैंडन अपने स्नाइपर गन की मदद से उसे ढूंढने लगता है। कुछ घंटों के बाद वहाँ बिल्डिंग के बाहर एक ट्रक आकर रुकता है जिसमें से 2 लोगों को केट पहचान जाती है, क्योंकि जब वो मारिया को ढूंढने गई थी तो वो दोनों वहीं पर दिखाई दिए थे। वो दोनों वहाँ से जाने से पहले ट्रक के पीछे कुछ कर रहे होते हैं और जब ट्रक वहाँ से चला जाता है तो ब्रैंडन और केट वहाँ पर देखते हैं कि वो लोग फादर कार्लोस को एक पेड़ पर फांसी से लटका दिए हैं और ये सब देखकर केट उसे बचाने के लिए बाहर जाने वाली होती है, लेकिन ब्रैंडन उसे ऐसा करने से मना करता है और बताता है कि डियाब्लो ने उन्हें बाहर निकालने के लिए ही ये सब प्लान किया है ताकि हम लोग बाहर निकले और वो हमें मार दे। इसके बाद ब्रैंडन कार्लोस के रस्सी पर निशाना लगाता है और फायर कर देता है, लेकिन गोली लगने के बाद रस्सी पूरी तरह से नहीं कटती है, इसलिए ब्रैंडन दोबारा से रस्सी पर गोली चलाता है जिससे रस्सी कट जाती है और कार्लोस नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ डियाब्लो ये सब देख रहा होता है और उनके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन ब्रैंडन की गोली चलाने की वजह से डियाब्लो को उनके लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। ब्रैंडन और केट गोलियों से बचने के लिए वहीं पर छुप जाते हैं। तभी डियाब्लो कार्लोस को देखता है और वो अब इतने गुस्से में हो जाता है कि कार्लोस को ही गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन ब्रैंडन और केट के साथ पूरा शहर फादर कार्लोस के फ्यूनरल में इकट्ठा होता है, जहाँ ब्रैंडन को भीड़ में पीछे वही आदमी दिखाई देता है जो मारिया के पास जाने पर बाइक लेकर भाग गया था। वो आदमी भी ब्रैंडन को देख लेता है और वहाँ से भागने लगता है।
ब्रैंडन उस आदमी का पीछा करता है और कुछ दूर पीछा करने के बाद वो उसे पकड़ लेता है। ब्रैंडन उस आदमी से मोरालिस के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी उसे कुछ भी नहीं बताता है। फिर ब्रैंडन उसे बताता है कि मोरालिस ने चर्च के एक फादर को मारा है, जिसे सुनकर वो आदमी रोने लगता है और कहता है कि मैंने अगर उसके लोकेशन के बारे में बता दिया तो वो मुझे जान से मार देगा। फिर ब्रैंडन उससे वादा करता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा, जिसे सुनकर वो लड़का मोरालिस के लोकेशन के बारे में बता देता है। उस आदमी के बताए हुए लोकेशन पे सैमसन की टीम पहुंच जाती है और उन्हें वहां पर मोरालिस मिल जाता है, जिसे वो लोग अरेस्ट कर लेते हैं। अब सैमसन की टीम मोरालिस को अमेरिकन फेडरल कोर्ट में हाजिर करने के लिए मियामी लेकर जाते हैं। ब्रैंडन सभी को बताता है कि डियाब्लो मोरालिस को कोर्ट में पहुंचने से पहले ही मार देगा, क्योंकि अगर मोरालिस कोर्ट में पहुंच गया तो वो डियाब्लो के बारे में सारी जानकारी को बता देगा। कुछ देर बाद डियाब्लो नकली पासपोर्ट की मदद से यूएस से पहुंच जाता है और उसे जिस आदमी से लेजर गाइडेड बुलेट मिलती थी उससे कांटेक्ट करता है। वो आदमी डियाब्लो को वहां एक कार और एक स्नाइपर गन उपलब्ध करवा देता है। उधर फ्लोरिडा में होम स्टेट के रिजर्व बेस में हेलीकॉप्टर से मोरालिस को लाया जाता है, जहां ब्रैंडन, केट और थॉमस भी मौजूद होते हैं। वो लोग मिलर के साथ मिलकर मोरालिस को सही सलामत कोर्ट तक पहुंचाने का प्लान बनाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मोरालिस को कोर्ट ले जाते हुए डियाब्लो उस पर हमला जरूर करेगा। मिलर ने यह भी बताता कि डियाब्लो जिस बुलेट का यूज करता है वो बुलेट उनके इलाके से धीरे धीरे चोरी हो रहा है, यानी कि जो कोई भी उस बुलेट को डियाब्लो तक पहुंचा रहा है वो कोलंबिया की पुलिस का नहीं बल्कि हम लोगों में से कोई एक है। उसके बाद जब सैमसन वहां पर आता है तो ब्रैंडन उसे पूरे प्लान के बारे में बताता है। ब्रैंडन सैमसन को बताता है कि जिस गाड़ी में मोरालिस को लेकर जाया जा रहा है उसके अंदर असली मोरालिस नहीं है, बल्कि असली मोरालिस को एक ड्राई क्लीनिंग वैन में लेकर जाया जाएगा। इसके बाद मोरालिस को लेकर सभी गाड़ियां निकलने लगती हैं। उधर मोरालिस के आदमी उसको बचाने के लिए अपनी गाड़ियों से पुलिस की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ डियाब्लो अपने गन को लेकर उनका इंतजार कर रहा होता। तभी उसके मोबाइल पर किसी का मैसेज आता है और पुलिस की सभी गाड़ियां एक एक करके वहां से गुजर जाती हैं, लेकिन डियाब्लो उन गाड़ियों पर गोली नहीं चलाता है। तभी वहां पर एक वैन आती है जिसके ऊपर डियाब्लो गोली चला देता है और उस वैन के ऊपर मोरालिस के आदमी गोलियां चलाने लगते हैं। उधर दूर से ही मिलर उन सभी आदमियों को एक एक करके मारने लगता है, लेकिन ब्रैंडन अभी भी कोई गोली नहीं चलाता है, क्योंकि उसे डियाब्लो के लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ देर बाद डियाब्लो वैन पर फिर से गोली चला देता है, जिससे ब्रैंडन को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो अपने गन से उस लोकेशन पर फायर कर देता है। वो गोली डियाब्लो के सर में लग जाती है, जिससे डियाब्लो वहीं पर मर जाता है। सैमसन जब वैन में देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता है और वो सबसे पूछता है कि मोरालिस कहाँ पे है। मिलर सैमसन को बताता है कि ये सब एक चाल थी तुम्हें पकड़ने के लिए और मोरालिस को बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें सैमसन के ऊपर पहले से ही शक होता है कि वो डियाब्लो से मिला हुआ। इसलिए ब्रैंडन ने उसे गलत इन्फॉर्मेशन दिया था कि मोरालिस को पुलिस की गाड़ी में नहीं बल्कि एक वैन में लेकर जाया जाएगा। मिलर सैमसन से कहता है कि उसने CIA से कहकर उसके फोन का क्लोन करवाया था, जिससे उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। फिर वो लोग सैमसन को अरेस्ट कर लेते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।